बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर हाजिर हुआ हूँ। आज हमारा टॉपिक है एसी थ्रो इन इंडक्टर। डियर स्टूडेंट, आपको पता होनी चाहिए कि इससे पहले जो एक टॉपिक हमने पढ़ रखा था उसका नाम था एसी थ्रो रेजिस्टर। उस टॉपिक में हमने डिटेल तरीके से ये चीज़ सीख ली है कि अगर रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज और करंट का फेस रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी हो, पावर फाइंड आउट करनी हो, गर्ज ये है कि वो एसी के लिए, तो उस सूरत में उसका पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकता था, रजिस्टर की बिहेवियर क्या हो सकता था, वो सब के सब हमने फाइंड आउट कर रखा है। तो क्योंकि हमारे जो टॉपिक है उसमें आपको मैंने इससे पहले वाले जो टॉपिक है उसमें तफसील से बताया हुआ था कि अल्टरनेटिंग करंट ना सिर्फ रेजिस्टर कंट्रोल करता है, इसको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है अल्टरनेटिंग करंट के लिए जब वो पास होता हो किसी इंडक्टर से और किसी कैपेसिटर से भी। तो ये सीरीज़ अभी हमारा बिल्कुल ना ख़त्म होने वाला भी जारी है। उसमें से एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं, एसी थ्रो इन इंडक्टर। हमें यहाँ पर सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि इंडक्टर किसे कहा जाता है। सिंपल अंदाज में इंडक्टर वो जिसमें ईएमएफ हम इंड्यूस कर सकते हैं, ये इसमें जिसमें ईएमएफ इंड्यूस हो सकता हो उसे हम क्या नाम देते हैं, इंडक्टर का नाम देते हैं। तो इसके लिए हम सिंपल सी बात है कि अगर हमारे पास कोई से भी एक कॉइल होगा, आपको मालूम है इस कॉइल से अगर करंट पास हो और उस करंट की वैल्यू में चेंज आता जाए तो उस सूरत में आपको मालूम है कि इसके अंदर फ्लक्स में चेंज आती है। इसके फ्लक्स में चेंज आने से उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, इसीलिए हम इसका नाम क्या रख सकते हैं, इंडक्टर रख सकते हैं। अब यहाँ पर जब हम अल्टरनेटिंग करंट को गुजार देंगे तो उस सूरत में वोल्टेज और करंट का फेस रिलेशनशिप क्या हो सकता है, उनकी बिहेवियर क्या हो सकता है, किसी भी इंस्टेंटेनियस पॉइंट पर जो है ना वोल्टेज की क्या वैल्यू होगी, करंट की क्या वैल्यू हो सकता है, पावर की क्या वैल्यू हो सकती है। तो ये तफसील से हम इंशाअल्लाह ताला आज हम करने वाले हैं। तो हमने सिंपल अंदाज में क्या किया है, लेट सपोज हमने एक इंडक्टर लिया है, यानी कि कॉइल ले ली, इसी को हम इंडक्टर का नाम दे दें और उसको हमने एक अल्टरनेटिंग करंट सोर्स के साथ जोड़ दिया है। अब ये जो अल्टरनेटिंग करंट के साथ हम जोड़ देते हैं तो आपको मालूम है अल्टरनेटिंग जो करंट है इसकी जो वैल्यू होगी कुछ इस तरह से होगा। अल्टरनेटिंग करंट जो कि हम अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, एसी जनरेटर वाले जो टॉपिक है उसमें भी हमने तफसील से पढ़ रखा है। अब यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो करंट की वैल्यू फिक्स नहीं है। जब करंट की वैल्यू फिक्स नहीं है तो इसका मतलब होगा इसके वैल्यू में चेंज आ रही है, तो इधर से गुजरने वाले करंट में चेंज आ जाएगी। तो आपको पता है किसी कॉइल से जब करंट पास होता है तो उस करंट के नतीजे में वो जो कॉइल है एज बार मैग्नेट बिहेव करता है। आपने एक टॉपिक पढ़ रखा था एम्पियर्स लॉ, जिसमें आपने ये कैलकुलेट भी की है B = μ0 Ni। इसका मतलब था ये जो मैग्नेटिक फील्ड है विद इन कॉइल, ये उस वक्त का मैग्नेटिक फील्ड है जब किसी कॉइल से करंट पास हो रहा हो और उसके नतीजे में कॉइल के सेंटर में पैदा होने वाले मैग्नेटिक फील्ड की क्या वैल्यू हो सकती है। वो टोटली करंट डिपेंडेंट है। करंट जीरो होगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो होगा, करंट ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा होगा। मगर क्योंकि हम यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट दे रहे हैं, इस अल्टरनेटिंग करंट के नतीजे में इसके सेंटर में पैदा होने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी चेंज होगी। क्यों? सिंपल, करंट चेंज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा। मगर आपको ये भी पता है कि फैराडे के मुताबिक भी जब किसी कॉइल के करंट में चेंज आ जाती है, देखें पहले ये जरा देखें, इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। वो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जिसको आप मैग्नेटिक फ्लक्स का नाम देते हैं क्योंकि वो किसी खास एरिया से पास हो रहा है, उस फ्लक्स की वैल्यू में भी चेंज आएगी। अब हमें फैराडे लॉ भी याद आ जाता है। फैराडे लॉ के मुताबिक आपको पता है इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है। किसी कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ जाए टाइम के साथ साथ उसमें क्या पैदा होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। इसका कंफर्म मतलब ये हुआ कि इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगी। वो जो ईएमएफ इंड्यूस यहाँ पर होगा तो आपको मालूम हो कंटिन्यूसली इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होती रहती है, इसीलिए हमने इसका नाम इंडक्टर रखा है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर सबसे पहले इंडक्टर में हमने एक चीज़ यहाँ पर क्लियर करना है और वो है इंडक्टर ब्लॉक करता है एसी को, ब्लॉक करता है एसी को। हमें सबसे पहले इसको वेरीफाई करने।
एसी को ब्लॉक करने का सिंपल मतलब क्या है, अगर यहाँ पर कंटिन्यूसली करंट में चेंज आती जाए तो उस करंट के नतीजे में इसमें एक ईएमएफ पैदा होती है। वो आपको लेंस लॉ से पता है, ईएमएफ हमेशा सोर्स को अपोज करता है। इसका मतलब सोर्स का वोल्टेज है उसको मैं वी से रिप्रेजेंट करता हूं, तो इसमें जो ईएमएफ जनरेट होता है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट को गुजारना चाहता है। यानी कि ईएमएफ का मतलब होता है कि अगर फर्ज करें सोर्स इसमें बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज हैं, लेट सपोज वो इसको यूं मूव कराएगा क्लॉकवाइज, तो इस में जो ईएमएफ इंड्यूस होगी वो ईएमएफ बेसिकली उन चार्ज को अपोजिट डायरेक्शन में एनर्जाइज करेगा मूव करने के लिए, इसीलिए उसको इंड्यूस्ड ईएमएफ का नाम देते थे। और ये जो इंड्यूस ईएमएफ है आपको मालूम है, इसका हम बैक ईएमएफ भी कहते हैं, इसको हम कहते हैं बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ सिंपली इसलिए कहते हैं वो हमेशा सोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। अब गौर से देखिए, सोर्स करंट को इधर से यूं करा जो है ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पास कराना चाहेगा, जिसके नतीजे में जो इसमें ईएमएफ जनरेट हुआ है वो उस चार्ज को अपोजिट डायरेक्शन में मूव कराना चाह रहा होगा। इसीलिए लग ऐसा रहा है कि शायद करंट आगे मूव ही ना करे। हम इसीलिए कहते हैं कि ये जो है ना एसी को क्या करता है, ब्लॉक करता है। एक बेहतरीन इंडक्टर हो जिसमें ईएमएफ ज़्यादा से ज़्यादा इंड्यूस हो सकता हो, तो उसूली तौर पर क्या होगा, अगर लेट सपोज यहाँ पर 10 वोल्ट इसको मिल रही है तो इसमें ईएमएफ भी कितना होगा, 10 वोल्ट होगा, तो उस सूरत में नेट करंट कितना हो सकता है, 0 होगा। नेट करंट 0 होने का मतलब नेट वोल्टेज 0 है। वजह सिंपल सा है, क्योंकि ये करंट को यूं मूव कराना चाह रहा होगा और जो ईएमएफ उसको अपोजिट डायरेक्शन में मूव कराना चाहोगा, सम ऑफ जो वोल्टेज आप निकालेंगे तो वो क्या हुआ, 0 हुआ। इसीलिए हमने क्या नाम दिया इसको, क्या कह दिया, ब्लॉक करता है फ्लो ऑफ एसी को। इसके बरक्स अगर आप डीसी की बात करें तो आपको मालूम है कि डायरेक्ट करंट एक कांस्टेंट सोर्स के साथ अगर अटैच किया हो हमारे जो इंडक्टर, तो उस सूरत में एक यूनिफॉर्म करंट पास होता रहेगा। जब एक यूनिफॉर्म करंट पास होता रहे तो उस सूरत में आपको मालूम है कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी यूनिफॉर्म होगी। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म हो तो इसका मतलब होगा करंट यूनिफॉर्म का मतलब मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म का मतलब है नो चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड में चेंज ही नहीं आएगी, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं आएगा, तो उसमें ईएमएफ पैदा नहीं होगा, क्योंकि ये जो ईएमएफ है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को जाहिर करता है। जब बैक ईएमएफ 0 होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि इधर से जो चार्जेस मूव कर रहे हैं तो उधर से कोई अपोजिशन इसको नहीं मिलेगी। ना मिलने का मतलब है सारा जो चार्जेस है खुशी खुशी इधर से मूव करेगा। इसीलिए हमने यहाँ पर ये फतवा लिख दिया है कि ये अलाउ करता है किसको, डायरेक्ट करंट को पास करने के लिए। इसीलिए इसे हम कह सकते हैं ये एसी ब्लॉकर है, अल्टरनेटिंग करंट को ये ब्लॉक करता है। तो उम्मीद है आपको ये इंतहाई इंपॉर्टेंट टर्म समझ में आया होगा, जिसका मैंने यहाँ पर तफसील से लिखा है। क्या हमेशा जहन में रख लीजिएगा, एक इंडक्टर एसी को हमेशा क्यों ब्लॉक करता है। एसी को ब्लॉक करने का सिंपल मतलब यहाँ पर मैंने समझाया, करंट में चेंज आ जाती है, करंट में चेंज आने की वजह से उसमें एक ईएमएफ पैदा होती है। वो ईएमएफ बैक ईएमएफ होता है, वो कॉज को अपोज करता है अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ। तो नेट करंट, नेट वोल्टेज 0 होगी, नेट वोल्टेज 0 होगा तो नेट करंट भी 0 होगा। अच्छा जी, यहाँ पर आपको मैंने बताया कि जो है ना हमने तो यहाँ पर एसी पास कराना है, जो भी है अल्टरनेटिंग करंट हमने इसका कैफियत देखनी है यहाँ पर, ओवरऑल क्या इसका सिचुएशन बन सकती है। इसको समझना हो तो डियर स्टूडेंट आपने एक टॉपिक पढ़ रखा है, उसका नाम है एसी थ्रू एन इंडक्टर। एक इंडक्टर आपने पढ़ा हुआ है, एक टॉपिक है उसका नाम था सेल्फ इंडक्टेंस। उस सेल्फ इंडक्टेंस में आपने ये चीज़ पढ़ रखा था, एक कॉइल हो, इस कॉइल के करंट में चेंज आ जाए तो खुद में ही एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। उस ईएमएफ की जो वैल्यू है वो L del I डिवाइडेड बाई डेल्टा टी था। थोड़ा रिकॉल करें, मैंने इसका लिंक भी दे दिया है, आपने उस लेक्चर को बीच में एक दफ़ा ज़रूर देख लेना है। इस ईएमएफ का क्या मतलब है, आपके पास सिंगल कॉइल हो, उस सिंगल कॉइल के फ्लक्स में करंट में चेंज आ जाए, उसके करंट में चेंज आने से खुद में ही एक ईएमएफ पैदा हो, तो उस ईएमएफ की वैल्यू को हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। E इज इक्वल टू L डेल्टा I डिवाइडेड बाई डेल्टा टी है। तो यहाँ पर देखो सिंगल कॉइल ही है। आपको यहाँ पर कितने कॉइल नजर आ रहा है, मुझे तो एक ही कॉइल नजर आ रहा है, यकीनन आपको भी एक ही कॉइल नजर आ रहा होगा। अगर यहाँ पर सिंगल कॉइल है,
इसको आप अटैच करते हैं अल्टरनेटिंग करंट सोर्स है, तो अगर इसको अटैच करते हैं अल्टरनेटिंग करंट सोर्स है जिसकी वजह से इसमें एक ईएमएफ पैदा हो सकता है और वो ईएमएफ इज इक्वल टू एल डेल्टा आई बाई डेल्टा टी के बराबर होगा। इसीलिए मैंने इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू एल डेल्टा आई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी लिख दिया है। ये क्यों आया वो एक अलग चैप्टर है, वो आपको डियर स्टूडेंट पता होनी चाहिए, इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो था सेल्फ इंडक्टेंस वाला जो टॉपिक है उसमें हमने ये तफसील से डिराइव कर रखा है। मगर आपको ये भी मालूम है, अभी मैंने आपको बताया था एक बेहतरीन इंडक्टर जिसका इंडक्टिविटी बहुत ही अच्छा हो तो उसमें ये जो ईएमएफ है वो अप्लाइड वोल्टेज के बराबर होगा। अगर ये इसकी इक्वल हो तो उस सूरत में हम ई को वी के बराबर कर सकते हैं। V इज इक्वल टू एल डेल्टा आई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी के बराबर। ये पूरा मैंने इसलिए किया क्योंकि हमने यहाँ पर वोल्टेज और करंट का फेस रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी। अगर वोल्टेज और करंट का फेस रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी हो तो हमने सोचा कि इस E को हम V से रिप्लेस करते हैं। E भी लिख के रखें तो कोई टेंशन नहीं है, मगर फिर भी हम V लिख दे देते हैं। अच्छा जी, तो ये था E इज इक्वल टू V के बराबर। अब आपको मालूम होनी चाहिए कि क्योंकि हम वोल्टेज और करंट का फेस रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं तो उस सूरत में यहाँ पर वोल्टेज और करंट दोनों में से किसी एक को एज ए रेफरेंस क्वांटिटी के तौर पर लेना पड़ेगा। या आप वोल्टेज को एज ए रेफरेंस क्वांटिटी ले या आप करंट को एज ए रेफरेंस क्वांटिटी ले। आपको याद होगा रेजिस्टर वाला जो केस है उसमें हमने वोल्टेज को एज ए रेफरेंस क्वांटिटी तो लिया था इनिशियली। अब वोल्टेज को आप एज ए रेफरेंस क्वांटिटी ले लेते हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग करंट में जो वेरिएशन आता है हम उसको एनालाइज करते हैं फेजर डायग्राम के जरिए से भी, ग्राफ के जरिए से भी, मैथमेटिकल फॉर्म के जरिए से भी। यहाँ पर भी हम किसी एक को रेफरेंस लेंगे। इसको रेफरेंस लेने के लिए मैंने सोचा कि इस दफ़ा मैं करंट को एज ए रेफरेंस क्वांटिटी के तौर पर ले लूँ। करंट को एज ए रेफरेंस क्वांटिटी लेते हैं ना तो इसका मतलब आपको पता होनी चाहिए जिसको भी आप रेफरेंस ले लेते हैं I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी लिखना है। अगर आप वोल्टेज को एज ए रेफरेंस ले लेते हैं तो V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी एज ए रेफरेंस क्वांटिटी ले लेना है। समझ में आ गया ना? तो मैंने अभी यहां पर किसको एज ए रेफरेंस क्वांटिटी लिया है? करंट को एज ए रेफरेंस क्वांटिटी लिया है तो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी लिख देना है। मगर V को डायरेक्ट V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी नहीं लिख देना। हो सकता है V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर आ जाए, हो सकता है ना आ जाए। इसीलिए आपने बड़े एहतियात करना है। जिसको रेफरेंस लें उसको एज इट इज लिख दें, कोई टेंशन नहीं है। मगर जिसको आप रेफरेंस नहीं लें, जिसको आप ऑब्टेन करना चाहते हैं, इसको एनालाइज करना चाहते हैं, उसका फेस वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसको आपने फिलहाल नहीं लिख देना है। तो मैंने फर्ज करें I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी एज ए रेफरेंस क्वांटिटी ले लिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ठीक है हम I को एज ए रेफरेंस क्वांटिटी तो लेंगे मगर V का क्या कसूर था? I को हमने एज ए रेफरेंस क्वांटिटी इनिशियली क्यों लिया है इंडक्टर के अक्रॉस? तो सिंपल सी बात है, इस फार्मूले को क्योंकि हमने एक्सटेंड करनी है, इस फार्मूले में V इज इक्वल टू एल डेल्टा आई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी है। तो इस फार्मूले जो कि इक्वेशन नंबर 1 है, इससे ये बात क्लियर हो रहा है V हमें उस सूरत में मिलेगा जब हमें करंट की वैल्यू मालूम होगी। करंट पता हो तो V ऑब्टेन करना हमारे लिए बहुत ही आसान होगा, क्योंकि टाइम के रेस्पेक्ट से हम V की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो वो टोटली किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है? करंट की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। मुझे उम्मीद है आपको पता चल गया होगा, क्योंकि L तो वैसे आपको पता है कांस्टेंट है, सेल्फ इंडक्टेंस है कॉइल का ना, वो तो रहेगा कांस्टेंट। तो V की वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करनी हो तो आपको क्या चाहिए? करंट चाहिए। तो मैंने भी सोचा कि ठीक है हम इसी के यानी इक्वेशन नंबर 1 को ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे V और I का फेस रिलेशनशिप ऑब्टेन करने के लिए। तो सोचा हम I को ही रेफरेंस क्वांटिटी ले लें। तो I को रेफरेंस क्वांटिटी लेते हैं जो कि I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी के इक्वल होगा। मगर V इज इक्वल वी नॉट साइन ओमेगा टी आना जरूरी नहीं, मैंने पहले भी आपको बताया। चले इस V की वैल्यू ऑब्टेन करनी है तो सिंपल, क्योंकि हमें करंट की वैल्यू मिल गई है जो कि आई नॉट साइन ओमेगा टी है, इसी को इधर से उठा के इसमें पुट कर देना। इतनी जहमत आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। तो मैंने कुछ नहीं किया है। तो फॉर इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस, किसी भी लम्हे पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना हो तो इससे V की जो वैल्यू है हम ऑब्टेन करने के लिए
यकीनन आई की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। पुट की वैल्यू ऑफ हम यहाँ या हम पर लिखना चाहिए आई इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में इसकी वैल्यू छाप दिया। एल डियर स्टूडेंट एज इट इज आया, डेल्टा भी एज इट इज आ रहा है, डेल्टा टी। सिर्फ इस आई को हमने रिप्लेस किया है नॉट साइन ओमेगा टी से। अब यहाँ पर आपको मालूम है कि ये जो आई नॉट है ना वो मैक्सिमम वैल्यू को जाहिर करता है, यानी कि पीक वैल्यू को जाहिर करता है। जब ये पीक वैल्यू को जाहिर करता है इसकी वैल्यू जो हमेशा फिक्स होगी। मैंने सोचा इसको बाहर निकाल दें, एल आई नॉट, बाकी डेल्टा अपॉन डेल्टा टी साइन ओमेगा टी के बराबर होता है। अच्छा, यहाँ पर जो इंजीनियरिंग जो स्टूडेंट्स हैं जो मैथमेटिक्स के साथ जिनका इश्क है उनको तो मालूम है कि जो है ना ये जो डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है, इंटीग्रेशन कैसे की जाती है। तो साइन का विथ रेस्पेक्ट टू टाइम अगर आप साइन का डेरिवेटिव लेंगे तो वो कॉस आता है। तो मैंने सोचा कि डेरिवेटिव इसको अलग से पहले निकालें। ये जो जिनको मालूम नहीं है वो ज़रा अपने दोस्तों से ज़रा पूछ लें, मगर फिलहाल ज़हन में रख लीजिएगा डेल्टा अपॉन डेल्टा टी साइन ओमेगा टी करेंगे ना तो उसका रिवर्स यानी कि उसका चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम साइन का ना वो कॉस के बराबर होता है। यानी कि चेंज ऑफ साइन ओमेगा टी विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम हमेशा इस जहन में रखना किसके बराबर होता है, इसी फंक्शन को एक दफ़ा फिर लिख देना है कॉस ओमेगा टी, मगर जो चेंज है ना इस टाइम के साथ एक दफ़ा फिर लिख देना है। तो डेल्टा अपॉन डेल्टा टी फिर जाके ओमेगा टी लिखेंगे तो टी के साथ कैंसिल होगा, सिर्फ क्या आ जाएगा, ओमेगा आ जाता है। तो मैंने इसीलिए सोचा ओमेगा को पहले लिख दें, ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी। जहन में रखना ये जो ओमेगा है वो एंगल के साथ एसोसिएटेड नहीं है, इसीलिए मैंने सोचा इसको पहले लिख दें ओमेगा कॉस ओमेगा टी। यानी साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा आएगा। ओमेगा को हमने पहले लिख दिया है तो ओमेगा कॉस ओमेगा टी के बराबर आ जाता है। तो ये आ गया v इज इक्वल टू, अब क्योंकि डेल्टा अपॉन डेल्टा टी साइन ओमेगा टी ओमेगा कॉस ओमेगा टी के बराबर आया तो इस डेल्टा अपॉन डेल्टा टी साइन ओमेगा टी को मैंने रिप्लेस कर दिया किससे, ओमेगा कॉस ओमेगा टी से। यानी इसकी वैल्यू समझ लें, इसमें पुट कर दिया हमने इसकी वैल्यू। इसमें पुट करने से क्या फर्दर हम इंप्रूव कर सकते हैं। अब देखें कॉस ओमेगा टी ये एक नंबर है, कॉस ओमेगा टी क्या है, एक नंबर है। अब क्यों, क्योंकि ओमेगा टी एक एंगल है, एंगल कॉस आप एंगल निकालेंगे तो आपको पता है वो एक 0 से लेकर 1 और -1 के बीच में एक नंबर ही होती है। इसका मतलब v इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू के लिए एल आई नॉट ओमेगा होगा, यानी कि ओमेगा टी की वैल्यू अगर 0 होगा तो उस सूरत में मैक्सिमम होगी। तो ये जो वैल्यू है क्योंकि इधर आई नॉट आया हुआ है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वी नॉट। वी अगर एल आई नॉट ओमेगा के बराबर होगा तो मैंने सोचा कि इधर मैक्सिमम है तो वोल्टेज को भी मैं क्या कह दूँ, मैक्सिमम कह दूंगा। तो ये जो v इज इक्वल टू इसको मैं वी नॉट लिखूंगा और कॉस ओमेगा टी लिख देता हूँ। अब यहाँ पर आप इक्वेशन नंबर ए और इक्वेशन नंबर बी इनके बीच हमने एक कंपैरिजन करनी है। इससे पहले जो रेजिस्टर का जो केस है उसमें आपको याद होगा I इज इक्वल टू आई नॉट ऑफ साइन ओमेगा टी बराबर आया था और V इक्वल टू वी नॉट ऑफ साइन ओमेगा टी के बराबर आया था। मगर इसके बरक्स आज आप देख रहे हैं एसी थ्रो इंडक्टर में I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है, मगर V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी नहीं है, कॉस ओमेगा टी है। इसका मतलब हुआ यहाँ पर यानी कि इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज और करंट का फेस रिलेशनशिप कम से कम हम कह सकते हैं 0 नहीं हो सकता। यकीनन देयर मस्ट बी सम फेस डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट अक्रॉस इंडक्टर। तो हमने सोचा कि यहाँ पर वो फेस रिलेशनशिप तफसील से यहाँ पर फाइंड आउट कर दें। वो मैंने इधर ग्राफ भी प्लॉट करनी है और साथ साथ उसका फेजर डायग्राम भी ड्रा करना है, उसमें भी आपको मैंने तफसील से समझा देना है। अच्छा जी, तो कुछ स्टूडेंट का ये शिकवा है कि अगर इधर जो है ना साइन के टर्म में आया हुआ है वो करंट की वैल्यू, तो हम चाहते हैं कि वो फेस रिलेशनशिप है ना उसको ऑब्टेन करने में हमारे लिए कदर आसानी। तो हम चाहते हैं कि करंट को भी वोल्टेज को भी हम साइन के टर्म में लिखें, तो लिखा जा सकता है। तो उसके लिए आपको मालूम है कि अगर इस कॉस ओमेगा टी को लिखना चाहे तो कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री या π/2 के बराबर होता है। तो इसके लिए एक फार्मूला है, आपको पता है कि जो है ना साइन अल्फा प्लस बीटा वाला फार्मूला, साइन अल्फा प्लस बीटा एक फार्मूला है
जो कि हमेशा जहन में रख लीजिएगा, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा के इक्वल होता है। ये इंजीनियर्स हैं, इनको तो ये यकीनन मालूम है। जो डॉक्टर्स हैं इंशाल्लाह इनके लिए थोड़ा इश्यू हो सकता है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अल्फ़ा ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जहन में रखना। साइन अल्फ़ा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा के बराबर होता है। इधर अल्फ़ा के बजाय ओमेगा टी है, बीटा के बजाय π/2 है। अब आप देखें साइन अल्फ़ा नहीं लिखूंगा, साइन अल्फ़ा के बजाय मैं क्या लिखूंगा, साइन ओमेगा टी लिखूंगा इनटू कॉस बीटा लिखूंगा। तो कॉस बीटा का मतलब है कॉस 90/2, π/2, कॉस π/2 का मतलब है कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री क्या होता है, 0 होता है। इसी तरह कॉस अल्फा का मतलब होगा कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी इंटू साइन बीटा का मतलब ये बीटा है 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री क्या होता है 1, तो आ गया जी ये किसके इक्वल, कॉस ओमेगा टी के इक्वल। कहने का मतलब था हम कॉस ओमेगा टी को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं क्या, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस π/2। एक ही बात है, क्योंकि रिजल्ट आप खुद देखें एज इट इज आ गया, यानी कि इसी को मैंने एक्सपेंड कर दिया तो सिंपल यही रिजल्ट मिल जाता है। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ, इसका सिंपल फ़ायदा यह है कि हम इसको कंपेयर करना हमारे लिए बहुत ही आसानी होगी। हम वोल्टेज और करंट को हम आसानी के साथ कंपेयर कर सकते हैं। कैसे कंपेयर किया जा सकता है वो ज़रा देखें। तो चलें इसको मैं सबसे पहले वोल्टेज और करंट का फेस रिलेशनशिप डायग्राम पहले इनिशियली ड्रा कर देता हूँ। मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि जिसको आप रेफरेंस लें इसको एज इट इज आपने लिख देना है। तो हमने किसको रेफरेंस लिया है, करंट को, इसका साइनोसॉइडल वेव आपने बना देना है। तो मैं क्या कर देता हूँ, ये हमारा करंट का ग्राफ है, ये देखिए ये हमारे करंट को जाहिर करता है, ये करंट का ग्राफ है। अब क्या वोल्टेज को भी मैं एज इट इज लिखूं, उसको लिखने से पहले आपने थोड़ा सोचना है, कंपेयर करना है, क्योंकि इसमें जिनको कॉस थीटा का जो है ना ग्राफ प्लॉट करना आता है उनके लिए तो बहुत ही आसान है, मगर जिनको थोड़ा इश्यू है उसको जो है ना सॉर्ट आउट हम करेंगे इक्वेशन नंबर सी के साथ कंपेयर करके। इसके मुताबिक अब हम सी और ए इन दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों, क्योंकि यहाँ पर साइन फंक्शन में दिया गया है। तो इधर देखिएगा, इधर भी साइन के साथ ओमेगा टी है और यहाँ पर भी साइन ओमेगा टी है। इसका मतलब जो ओमेगा टी तो दोनों में कॉमन है, मगर इस इक्वेशन नंबर सी में यानी कि वोल्टेज की जो वैल्यू में ओमेगा टी के साथ प्लस हो रहा है π/2, यानी कि 90 डिग्री उसमें एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा होने का मतलब है इधर अगर 1 डिग्री होगी तो इधर 1 नहीं होगा, 1 + 90 होगा तो कितना होगा, 91 डिग्री होगा। इधर अगर 0 डिग्री होगा तो इधर 0 नहीं होगा, 0 + 90 डिग्री होगा। 0 + 90 डिग्री इधर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 0 डिग्री होगा। तो आप इधर 0 उधर 90 डिग्री होने का मतलब होगा इन दोनों के फेस में कितना डिग्री का डिफरेंस आ गया, 90 डिग्री का। सिंपल, क्योंकि इधर 90 है इधर 0 है। इस तरह इधर 1 डिग्री होगा तो इधर 1 नहीं होगा, 1 + 90 होगा। इधर 1 है उधर 1 + 90 का मतलब है 91। अगेन इनका जो डिफरेंस है वो किसके बराबर आ रहा है, 90 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है। इधर अगर 10 डिग्री होगी तो इधर ओमेगा टी भी 10 ही होगा, मगर 10 + 90 उसमें एक्स्ट्रा है। इधर 10 डिग्री होने का मतलब है उधर कितना डिग्री होगा, 100 डिग्री होगा। तो आप खुद देखें कि इनका डिफरेंस फिर कितना डिग्री का आ गया, 90 डिग्री का आ गया। इस तरह यहां पर अगर मैं जज्बाती होके 40 डिग्री लिख दूं तो इसका मतलब यहाँ पर 40 ओमेगा टी तो यहाँ पर भी यहाँ पर कॉमन है ना, तो 40 + 90 का मतलब वहां पर कितना डिग्री होगा, 130 डिग्री होगा। तो खुद देखिए 130 और 40 का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना डिग्री आ रहा है, 90 डिग्री का फेस डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर फेस डिफरेंस मौजूद है। कितना डिग्री का फेस डिफरेंस मौजूद है, 90 डिग्री का फेस डिफरेंस मौजूद है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जिस वक्त कर्व की वैल्यू 0 होगी तो उस वक्त ये 0 डिग्री होगी, वो कितना डिग्री पर था, 90 डिग्री पर है। इसका मतलब ये हुआ
इसी ग्राफ में करंट की वैल्यू को मैं शो करता हूँ। करंट 0 था, वोल्टेज मैक्सिमम वैल्यू के साथ है, और करंट की वैल्यू ये 90 डिग्री है। तो आपको पता है कि इसका 90 डिग्री होने का मतलब है इधर 90 प्लस 90 उसका 180 डिग्री हो चुका होगा। जिस वक्त इसका 90 नहीं 180 डिग्री हो चुका होगा, तो इसका मतलब इधर 180 प्लस 90 उसका 270, यानी कि नेगेटिव में मैक्सिमम वैल्यू को जाहिर कर रहा होगा। और जिस वक्त इसका 180 डिग्री हो चुका होगा उसका 270, इसका मतलब ये होगा इसका 270 होगा तो इसका 360 मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो अगर आप करंट का ग्राफ प्लॉट करना चाहेंगे तो इसका जो ग्राफ है कुछ इस तरह से मिलेगा। देखिए ये हमारा वोल्टेज का ग्राफ को जाहिर करता है। आपको याद होगा जो रेजिस्टर के जो केस है ना, उसमें हमने वोल्टेज को रेफरेंस लिया था, तो आपको मालूम है कि करंट को भी हमने ऐसे ही फाइंड आउट किया था। इसका मतलब मैंने बताया था इन दोनों के फेस में कोई डिफरेंस ही मौजूद नहीं है, मगर यहाँ पर आपको फेस डिफरेंस नज़र आ रहा है। वो फेस डिफरेंस कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का फेस डिफरेंस यहाँ पर मौजूद है। तो ये इंतहाई इंपॉर्टेंट एक ग्राफ है जो कि हम फेस वैल्यू को जाहिर करते हैं। चलें इसका हम यहाँ पर लिख देते हैं फेजर डायग्राम। अब मैं आपको समझाऊंगा कि इसको हम कैसे कमेंट कर सकते हैं इसके बारे में। अगर फेज डिफरेंस मौजूद है तो यह यकीनन लीड कर रहा होगा या लैग कर रहा होगा, ये जरा देख लेते हैं। तो इधर वंस अगेन कंपेयर करनी है। यहां पर मैंने आपको बताया हुआ है बढ़ तो दोनों रहा है, मगर एक 0 डिग्री से बढ़ रहा है, एक 90 डिग्री से इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब हुआ ये जो 0 डिग्री है ना वो पीछे है, 90 डिग्री आगे। इसका यही मतलब होगा ना, ये लैग कर रहा है 90 डिग्री का मतलब वो आगे है। इसका मतलब इसको हम लीड का नाम दे देते हैं। इसका मतलब होगा जिस वक्त करंट 0 डिग्री पर था, जो है ना वोल्टेज 90 डिग्री पर है, तो खुद देखिएगा वोल्टेज आगे है 90 डिग्री। इसका मतलब इसी तरह जिस वक्त करंट 1 डिग्री पर था, वोल्टेज 91 पे पहुंचा। जिस वक्त करंट 10 डिग्री पर था, वोल्टेज 100 डिग्री पर था। इसका मतलब है वोल्टेज आगे है कितना कितना डिग्री? 90 डिग्री। फेज डिफरेंस कांस्टेंट है, ज़हन में रख लीजिएगा। 90 डिग्री ये आगे है, इसीलिए हम क्या नाम दे देते हैं? वोल्टेज लीड करता है करंट से कितना डिग्री? 90 डिग्री या π/2। इसको अगर फेजर डायग्राम से शो करना हो तो क्योंकि वोल्टेज लीड्स द करंट, इसका मतलब यहां पर हमने करंट को एज ए रेफरेंस लिया है। जिसको रेफरेंस लेंगे उसको हॉरिजॉन्टली आपने रख देना है। मैंने भी यहां पर उसको हॉरिजॉन्टली रख दिया है। इसका मतलब होगा वोल्टेज को आपने करंट के रेस्पेक्ट से देखना हो तो हम कह सकते हैं कि इसको हमेशा जिसके रेस्पेक्ट से देते हैं वो आपने अलाउंग एक्स एक्सिस रखनी है। मगर वोल्टेज लीड कर रहा है 90 डिग्री, मैंने उसको ऊपर शो किया, और इनके बीच 90 डिग्री का होना चाहिए। वोल्टेज और करंट का जो है एंगल है 90 डिग्री होनी चाहिए, जिसको आप π/2 भी लिख सकते हैं। कोई रोक सकता है? रोक सको तो रोक लो। अच्छा, यहां पर इसको इनवर्स में भी देखना चाहे तो आप देख सकते हैं। करंट यहां पर आप देख रहे हैं वोल्टेज लीड कर रहा है, इसका कंफर्म मतलब क्या है? करंट लैग कर रहा है, यानी कि वोल्टेज आगे होने का मतलब है करंट पीछे है। तो मैंने यहां पर लीड को एज ए रेफरेंस लिया। चाहे तो अगर आप यहां पर लैग का भी आप तस्करा कर सकते हैं, लैगिंग क्वांटिटी को भी। तो अगर वोल्टेज के रेस्पेक्ट से देखना हो तो हम वोल्टेज को एज ए रेफरेंस ले ली, इसको हॉरिजॉन्टली रखना है। मगर वोल्टेज यकीनन यहाँ पर वोल्टेज के रेस्पेक्ट से करंट लैग कर रहा है, लैग के लिए मैं नीचे शो करूंगा एंगल वंस अगेन 90 डिग्री का होना चाहिए। तो ये इसका फेजर डायग्राम था। तो ज़हन में रख लीजिएगा इंडक्टर में वोल्टेज हमेशा करंट के मुकाबले में लीड करता है, जबकि रेजिस्टर में वोल्टेज और करंट दोनों इन फेस होता है। तो ये इंतहाई इंपॉर्टेंट डिस्कशन था जिसको हमने यहाँ पर कर लिया। अब हमने मजीद 2 चीज़ें यहाँ पर करनी है, और वो थोड़ा आप तवज्जो से देखिए हम क्या करने वाले हैं। इसमें हमने नंबर 1 फाइंड आउट करनी है, क्योंकि मैंने एक ज़बरदस्त फतवा दे रखा है। इसके मुताबिक आपको याद होगा मैंने कहा था कि जो है ना अल्टरनेटिंग करंट ना सिर्फ कंट्रोल करने के लिए रेजिस्टर का इस्तेमाल की जाती है, बट इट इज़ आल्सो कंट्रोल बाय इंडक्टर एंड कैपेसिटर। अच्छा, ये अगर कंट्रोल कर सकता है तो यकीन इसकी कोई रेजिस्टेंस भी होगी। अल्टरनेटिंग करंट को गुजारने के लिए इंडक्टर बहुत रेजिस्टेंस देता है। उस रेजिस्टेंस को हम नाम दे देते हैं इंडक्टिव
इंडक्टिव रिएक्टेंस, हम नाम देंगे इसे इंडक्टिव रिएक्टेंस। आमतौर पर आपको मालूम है रेजिस्टेंस को हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं, मगर इंडक्टर जब रेजिस्टेंस देता हो इसको भी आप आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा नहीं कर सकते हैं, मगर हम यहाँ पर अपने बुक का नकल करेंगे, उसको इन्होंने एक्स से रिप्रेजेंट किया है, इंडक्टर के सेल्फ इंडक्टेंस को क्योंकि एल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी मुनासिबत से सब्सक्रिप्ट में हम एल भी लिख के रखेंगे। आप चाहें तो सिर्फ आर एल भी लिख सकते हैं, मगर हम अपने बुक को फॉलो कर रहे हैं तो हमने सोचा कि इसको एक्सएल से रिप्रेजेंट कर दें। ठीक, ये रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर है टू फ्लो ऑफ एसी, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर टू फ्लो ऑफ एसी, ये जहन में रख लीजिएगा, टू फ्लो ऑफ एसी। अच्छा, हमने ये देखना है कि ये जो इंडक्टर है वो जो रेजिस्टेंस देता है वो किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। क्या एक कांस्टेंट वैल्यू के साथ होगा, जैसे रेजिस्टर हमेशा एक फिक्स वैल्यू के साथ रेजिस्टेंस देता रहता है, इस तरह का इंडक्टर भी फ्लो ऑफ एसी को एक इक्वल अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस देता रहता है, या इसकी वैल्यू किसी दूसरे तीसरे चीज़ पर डिपेंड करता है। इसी को फाइंड आउट करना हो तो आपको मालूम है सिंपल अंदाज में हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए आपको ये वाला जो टॉपिक है पता होनी चाहिए, V इज इक्वल टू आई आर है ना, आपको पता है V इज इक्वल टू आई आर है। इस फार्मूले को हमने आगे कंटिन्यू करना है, मगर इसको आगे कंटिन्यू करने से पहले ये इंतहाई इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, ये जो पॉइंट है, ये रिलेशन आपके दिमाग में होनी चाहिए, जिसको मैं देखो रेड लाइट से मैं हाईलाइट करता हूँ, तो मैं इसीलिए लिख देता हूँ एस वी नाउ दैट। देखें, ये फार्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए, किसी हाल होना चाहिए, और वो फार्मूला क्या था, एल आई नॉट ओमेगा इज इक्वल टू वी नॉट। ठीक, अब यहाँ पर वी नॉट डिवाइडेड बाय आई नॉट की वैल्यू निकालेंगे तो आपको मालूम है वो किसके बराबर होगा, एल ओमेगा के बराबर आया। अब हमने इसको ऐसा क्यों किया वो भी आपको पता लगना चाहिए। इसको मैंने इसलिए ऐसा किया क्योंकि इसी रिलेशन के मुताबिक अगर v डिवाइडेड बाय r करेंगे तो वो किसके इक्वल आ रहा है, r के इक्वल आ रहा है। मैंने सोचा चले यहाँ पर भी हम ऐसे लिखेंगे, तो यहाँ पर v नॉट डिवाइडेड बाय आई नॉट वो रेजिस्टेंस है, मगर क्योंकि यहाँ पर इंडक्टर की वजह से हम रेजिस्टेंस है, इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है जिसको हमने r से रिप्रेजेंट नहीं कर रखा, हमें r पसंद नहीं था, इसीलिए हमने उसको किस से रिप्रेजेंट कर रखा है, XL के साथ। तो इसका मतलब ये जो रिलेशन है इसको हम लिख सकते हैं XL इज इक्वल टू L ओमेगा के इक्वल। ठीक हो गया, तो ये XL L ओमेगा के इक्वल आ रहा है, बट आपको ये भी पता है कि ओमेगा खुद एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, 2 पाई f के इक्वल आ रहा है। तो ये जो रिलेशन है ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी वाला फॉर्मूले से निकाला, थीटा अगर 2 पाई डिवाइडेड बाई कैपिटल टी होगा तो उस सूरत में हम 2 पाई एफ इसको हम लिख सकते हैं, ये आपके दिमाग में होना चाहिए किसी हाल में। तो एनीवे हम लिख सकते हैं XL इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल। ये था इंतहाई इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल फार्मूला। इसका मतलब ये हुआ कि XL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है। ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। इंडक्टर किसी भी ऐसे अगर किसी भी इंडक्टर से फ्लो हो तो वो कितना रेजिस्टेंस दे सकता है, दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक वो इंडक्टर का सेल्फ इंडक्टेंस पर डिपेंड करता है, जितना उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उतना ही उसमें जो है ना उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, यानी कि एसी के लिए रेजिस्टेंस को ज़्यादा सामना करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा। दूसरा, अगर क्योंकि हम तो इंडक्टर को तो चेंज करेंगे नहीं, अगर इंडक्टर को फिक्स रखें, इसकी वैल्यू को आप चेंज ना करें, तो उस सूरत में सिर्फ एक ही चीज़ पर डिपेंड करता है, वो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी है इस पर डिपेंड करती है। जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी इंडक्टर का सेल्फ जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो ज़्यादा होगा। तो हाई रिएक्टेंस कब होगा, हम कह सकते हैं हाई रिएक्टेंस उस सूरत में होगा, हाई रिएक्टेंस कब होगा, एट हायर फ्रीक्वेंसी, और लो रिएक्टेंस होगा, लो रिएक्टेंस एट लोअर फ्रीक्वेंसी।
तो ये टोटली किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा होगा, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। ये ज़हन में रख लीजिए, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये इंडक्टर का जो सेल्फ जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, और उसमें बहुत सारे वैल्यूज दिया होगा, तो उसमें आपने हाई फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट एक तो लिख देना, और साथ साथ रिएक्टेंस हाई कब होगा वो पूछा तो आपने लिख देना कि हाई फ्रीक्वेंसी पर, लो कब होगा तो लो फ्रीक्वेंसी। इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, ज़हन में रखना। एनीवे ऐसे ही हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ऐसे ही पावर का जो रिलेशन है उसको भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसको हम इसी ग्राफ में ही पावर के रिलेशन को भी ड्रा करेंगे। तो पावर डिसिपेशन, नेट पावर डिसिपेशन क्या हो सकता है वो हम फाइंड आउट करेंगे। और वो जो पावर डिसिपेशन है, मजे की बात है, हम क्या कर देते हैं उसको 3 तरीके से फाइंड आउट करेंगे। हम मैथमेटिकल फॉर्म से भी देखेंगे, और हम ग्राफ के जरिए से भी देखेंगे, और जनरल अंदाज में भी हम उसको देखेंगे नेट पावर की क्या वैल्यू होनी चाहिए। तो पावर का जो फॉर्मूला है आपको पता है, पावर इज इक्वल टू एवरेज ऑफ करंट एंड वोल्टेज होता है। पावर इज इक्वल टू IV होता है, मगर आपको ये भी मालूम है कि करंट की वैल्यू और वोल्टेज की वैल्यू फिक्स नहीं है। जब करंट और वोल्टेज की वैल्यू फिक्स नहीं है तो हमें इसका एवरेज पावर लेना होता है, और ये जो सिंबल मैंने इस्तेमाल किए वो एवरेज पावर को जाहिर करता है। तो ये जो एवरेज है वो फाइंड आउट करनी हो तो हम कुछ नहीं बल्कि इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो खुद देख लीजिएगा, करंट के बजाय हमने क्या लिख देना है, करंट के जो रिलेशन है वो मैंने इधर मिटा दिया। देखें, आपको पता होनी चाहिए I0 ऑफ साइन ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर ए से, और V इज इक्वल टू V0 ऑफ कॉस ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर बी से। ये इक्वेशन नंबर ए से मैंने लिखा है, ये मैंने इक्वेशन नंबर बी से निकाला है। तो इसमें I0 और V0 देखें कांस्टेंट है, I0 और V0 कांस्टेंट का आप एवरेज भी लेंगे तो वही चीज़ आ जाता है। तो मैंने सोचा है साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी के इक्वल होगा। तो देखें, साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी यानी कि इसराइल और फ़लस्तीन दोनों साथ साथ हैं, जो कि कभी भी यहाँ पर साथ नहीं हो सकता। तो मैं लिखूंगा I0 और V0 जिस वक्त 0 डिग्री होगा, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, 0 डिग्री होगी तो इसका मतलब होगा cos 0 1 होगा, मगर साइन का क्या होगा, साइन 0 जो है ना cos ओमेगा तो 1 होगा, साइन 0 0 हो जाएगा, फिर 0 आ गया। इस तरह 90 डिग्री होगा तो साइन 90t तो 1 होगा, cos 90 क्या होगा 0 होगा। तो जब आप इसका एवरेज लेंगे, क्योंकि हमेशा इसका एवरेज क्या आता रहेगा 0 आ जाएगा, इसीलिए नेट पावर डिसिपेशन के किसके इक्वल आ रहा है 0 के इक्वल होगा। तो पावर डिसिपेशन टोट अक्रॉस जो इंडक्टर है वो हमेशा क्या होता है 0 के बराबर होता है। अब 0 होने का क्या मतलब होता है वो भी मैं आपको बताता हूं। जरा देखिए 0 का क्या मतलब हो सकता है। पहले मैं पावर के जो रिलेशन है, पावर का जो ग्राफ है वो मैं यहाँ पर शो करता हूँ। पावर को ग्राफ है वो शो करने के लिए हम सिंपल सा P इज इक्वल टू IV का जो फॉर्मूला है इसको हमने यहाँ पर लिख देना है। तो जिस यहाँ पर देखिए इनिशियली करंट की वैल्यू क्या है 0, तो अगर करंट और वोल्टेज में से कोई से एक भी 0 होगा तो पावर की वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 हो जाना है। इसका मतलब यहाँ पर पावर की वैल्यू 0 होगा, और इधर से थोड़ा बढ़ के यहाँ पर आप चले जाएंगे तो यहाँ पर करंट बेशक मैक्सिमम है मगर वोल्टेज की वैल्यू क्या है 0 है। तो अगर वोल्टेज की वैल्यू 0 होगी तो यकीनन पावर अगेन 0 होगा, मगर इसके बीच में वोल्टेज भी पॉजिटिव में है, करंट भी पॉजिटिव में है, तो पावर भी किस में मिलेगा हमें पॉजिटिव में मिलेगा। हमें ग्राफ कुछ इस तरह से मिलेगा। इन दोनों टाइम में ज़रा देखेंगे इधर से लेकर यहाँ तक। इस केस में जिसको मैं O कहता हूँ, चले इसको मैं A का नाम दूंगा, इसको मैं B का नाम देता हूँ, इसको मैं C का नाम दूंगा, इसे मैं D का नाम दूंगा। A से लेकर B तक करंट तो पॉजिटिव में है, वोल्टेज नेगेटिव में है, मगर प्लस माइनस माइनस होगा, इसका मतलब पावर नेगेटिव में मिलेगा। मगर यहाँ पर करंट 0 होने वाला है, पावर किसी हाल में 0 होनी चाहिए, तो ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से मिलेगा। इस इधर भी पावर की वैल्यू 0 होगी, मगर इसके बीच में करंट भी आपको मालूम है नेगेटिव में है, वोल्टेज भी नेगेटिव में है, तो नेगेटिव नेगेटिव अगेन क्या होगा पॉजिटिव होगा, तो हमारा पावर का रिलेशन यूँ आएगा। तो यहाँ पर C से लेकर D तक देखिएगा, वोल्टेज तो बेशक पॉजिटिव में है मगर करंट नेगेटिव में है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो हमारा ग्राफ ऐसा मिलेगा।
तो यहाँ पर आप अगर आप गौर से देखेंगे तो पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है, तो हम यहाँ पर इसका तवज्जो से आपने ज़रा देखना है। 0 से लेकर ए तक, 0 से लेकर ए तक प्लस का मतलब होता है आमतौर पर किसी चीज़ के फ़ायदे में होना, माइनस का मतलब होता है नुकसान में होना। यहाँ पर इंडक्टर की बात कर रहा है, तो अगर इंडक्टर में पावर की वैल्यू प्लस हो तो उसका मतलब उसको एनर्जी मिली है, नेगेटिव होने का मतलब है उसने रिटर्न किया है। तो यहाँ पर ओ से लेकर ए तक पावर प्लस में है, इसका मतलब है इंडक्टर का पावर प्लस है, उसने एनर्जी हासिल किया है। मगर फिर ए से लेकर बी तक देखेगा उसने रिटर्न किया है, तो पावर की वैल्यू क्या होगी, माइनस होगा। फिर बी से लेकर सी देखे, बी से लेकर सी तक देखेंगे तो पी की वैल्यू अगेन प्लस में है, इसका मतलब पावर इसने फिर गेन की है। सी से लेकर डी तक देखें तो इसका मतलब होगा पावर आपको किस में मिलेगा, नेगेटिव में मिलेगा, तो इसका मतलब है फिर रिटर्न किया है। इसका मतलब है एक साइकिल के दौरान, करंट वोल्टेज की बात कर रहा हूँ, करंट वोल्टेज के जो एक साइकिल में 2 मरतबा उसने गेन किया, 2 मरतबा उसने रिटर्न कर दिया। इसीलिए नेट पावर क्या होनी चाहिए, 0 ही होने चाहिए। 10 रुपये दिया, 10 रुपये लिया, 10 रुपये दिया, 10 रुपये लिया, इसका मतलब है टोटल फिर वही रह गया, 0, नो चेंज। इसीलिए टोटल जो पावर रिलेशन है, पावर है, वो हमेशा क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। इसीलिए नेट पावर 0 के बराबर है। हाँ, अलबत्ता यहाँ पर अगर आप एक चीज़ को एक्स्ट्रा में देखना चाहें तो वो देखिए फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है वो पावर का ना, वो क्या हो रहा है, डबल होगा। वजह सिंपल सा है, यहाँ पर करंट का एक साइकिल है, वोल्टेज का भी एक ही साइकिल आपको नजर आ रहा है। मगर अगर आप रेड में मैंने पावर को शो किया, इसमें आपको नजर आ रहा होगा 1 2 साइकिल है, इसका मतलब है यहाँ पर साइकिल डबल है। साइकिल डबल होने का मतलब है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी भी डबल है। तो मुझे उम्मीद है आपको आज का हमारे इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ में आया होगा। एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी थ्रू कैपेसिटर भी हम इंशाल्लाह ताला पढ़ लेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, मोहम्मद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।